आदाब शर्तिका नमस्कार। हाजिर हूँ मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। आज की मैं जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ उसे सुनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आपको जागरूक करने के लिए, आपकी बेटी महिलाओं, आपकी माँ बहनों, बेटी बहन भाइयों के लिए ऐसे ही जागरूक करने के लिए घटनाएं लाती रहती हूँ और उसे सुनाती रहती हूँ, ताकि सुनने के बाद उसे आपको भी पता चले कि आखिर में ये जो घटनाएं घटती हैं इसके पीछे क्या कारण होता है। घटनाओं की जब आप मेरी जो कहानियां हैं, जो सच्ची घटनाएं, मैं आपको घटनाएं जो हैं आपको सुनाती हूँ, तो उससे आपको ज़रूर पता चलता होगा कि इसके पीछे जो भी घटना घटी उसके पीछे कारण क्या था। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि उसके पीछे जो कारण होता है वो कहीं ना कहीं कोई और नहीं बल्कि आप ही होते हैं। उसका जिम्मेदार कौन होता है? वो आप होते हैं। तो चलिए फिर जो ऐसी ही घटना हम आपके लिए लेके आए हैं वो ऐसी ही एक लड़की होती है जो लालच में पड़ जाती है, और फिर लालच में पड़ने के बाद उसका क्या अंजाम होता है वही वो कहानी है। कहते हैं ना, इंसान को ठीक है जो गरीबी होती है वो ठीक है, आपके पास लाख गरीबी हो, लेकिन हमको उस गरीबी से निकलने के लिए कुछ ऐसे शॉर्टकट नहीं अपना लेनी चाहिए कि जिससे उसका जो परिणाम है काफ़ी बुरा हो। जो लड़की भी होती है कुछ ऐसे ही, वो लालच में आके, और बहुत कम उम्र की लड़की होती है और ऐसे ही उसके पास कुछ लालच और कुछ मजबूरी होती है जिसके चंगुल में फंस जाती है, और फिर ऐसा फंसती है कि उससे वो फंसती ही चली जाती है, और उससे फिर उसके पास जो रास्ता होता है निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं होता। वो बहुत रास्ता तलाशती तो हाथ पैर मारती है, लेकिन अंत में उसको सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए कहा गया है ना कि आप कोई भी कार्य कीजिए उसको करने से पहले एक बार नहीं उसे 100 बार सोचिए। तो चलिए फिर आज की जो आपको मैं सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ वो राजधानी दिल्ली की घटना है। दिल्ली में वैसे आए दिन इस तरह कोई ना कोई घटना घटती रहती है। तो दिल्ली कहते हैं ना, बिल्कुल आप अगर कहें तो घटनाओं का बिल्कुल ढेर हो गया है। वहाँ कोई ना कोई इस तरह दर्दनाक घटना देखने को आपको प्रतिदिन मिल जाएगी। तो इसी तरह जो मैं आपको घटना लेके आई हूँ वो दिल्ली की है। दिल्ली की एक रहने वाली लड़की होती है जो वहाँ रहकर पढ़ाई कर रही होती छात्र होती है। तो उसके भी बहुत सारे सपने होते हैं, और उसके जो माँ बाप है उनके भी बहुत सारे अरमान होते हैं कि लड़की हमारी पढ़ रही है और बिटिया चल के आगे चल के अफसर बनेगी। बहुत सारे अरमान होते हैं और लड़कियों के भी अरमान होते हैं। होता भी यही है कि लड़की जो है वो मात्र उसकी उम्र जो है वो 22 साल की होती है और दिल्ली में पढ़ाई कर रही होती है। जब उसने बीए कंप्लीट कर लिया होता है और वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही होती है, तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते तो 2-3 साल उसके साथ वक्त बीत जाता है। और दिल्ली जैसे शहर में रहना आपको तो पता है कितना महंगा और कितना खर्चीला है। हर किसी के बस की बात भी नहीं है दिल्ली जैसे शहर में जाके पढ़ाई करना। तो लड़की भी कुछ, उसके जो माँ बाप है किसी तरह कर्ज लेके यहाँ वहाँ से लड़की को भेजते कि ठीक है बिटिया एक दिन अफसर बन जाएगी तो सारी जो परेशानी थी कुछ मिट जाएगी। लेकिन फिर होता कुछ, कहते हैं ना कि जब जैसा हम सोचते कभी कभी बिल्कुल उसके विपरीत होता है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, उनकी बिटिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो लड़की पढ़ने तो जाती है, लेकिन 3-4 साल के बाद जो उसके माँ बाप होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी होती और जो उधार है अब वो उधार भी किसी से कितना ले। और 3-4 साल वक्त में लड़की की नौकरी तो सरकारी कहीं नहीं लगती है, और फिर जो लड़की के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर आ जाता है घर वालों की तरफ से कि वो कहीं या तो नौकरी करे या तो फिर वो कहीं किसी भी तरह करके प्रतियोगिता परीक्षा पास करे, क्योंकि अब लड़की को पढ़ाने के लिए ना ही उनके पास पैसा है ना ही उनको देने के लिए एक भी रुपया है। अब लड़की भी जो केवल 22 साल की होती है, घर से बाहर निकल के एक तो उसको घर का टेंशन, परिवार का टेंशन, और प्लस दिल्ली में रह के कमाने का, खाने का और उसको किराया देने का, दुनिया भर की इसकी परेशानी। बिल्कुल कहते हैं ना, जब परेशानियाँ आती हैं तो एक साथ बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना है और कहीं ना कहीं ये लड़कियों को काफ़ी प्रेरणा भी इससे मिलेगी। और हर किसी जो भी आज का ये जो कहानी है ये ज़्यादातर उन छात्राओं के लिए है, और कहीं ना कहीं मैं भी छात्रा रही तो इसके दर्द को भली भांति समझ सकती हूँ कि क्या गुजरी होगी और एक लड़की पर, जो भी लड़की बाहर रहती है उनके पर क्या गुजरती है। तो इसी तरह की वो जो छात्रा होती है, तो जब घर वालों का काफ़ी ज़्यादा उसका प्रेशर होता है कि वो लड़की या तो प्रतियोगिता परीक्षा किसी तरह पास करे या कोई नौकरी छोटी मोटी ही फिर कहीं प्राइवेट वो जॉब कर ले। फिर वो लड़की क्या था, फिर वो लड़की इधर उधर काम की तलाश करने लगती है। फिर वो प्राइवेट जॉब ढूंढती है कि चलो अभी के लिए प्राइवेट जॉब कर लेते हैं और उसके बाद किसी तरह हमारा खर्चा निकलेगा और कुछ पैसा हम सेव करके हो सकेगा तो अपने घर परिवार वालों को भी भेजेंगे। फिर वो लड़की यहाँ वहाँ काफ़ी प्राइवेट जॉब तलाश करती है, लेकिन उसको कहीं भी कोई प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही होती। तो जिस गली से वो आती जाती है अक्सर वहाँ पे एक वृद्ध, एक बालकनी में एक आदमी बैठा रहता है जो उसको हमेशा देखा करता था, जिसकी उम्र है जो
जो उसकी जो उम्र होती है वो 75 साल की होती है, और जो उस आदमी का नाम होता है वो राम विलास होता है। वो एक बुजुर्ग आदमी होता है जिसकी उम्र 75 साल होती है, और जो बैंक का रिटायर्ड ऑफिसर होता है। जब भी वो लड़की वहाँ से गली से गुजरती, वो आदमी उसको देखता रहता, और हर रोज़ ऐसे ही सिलसिला जारी था कि जब भी वो लड़की गली से गुजरती, क्योंकि उस गली में ही उस आदमी रामविलास का घर पड़ता, तो जब भी वो उस गली से निकलती रामविलास उसको देखा करता। फिर किसी तरह उसने कई जगह, लड़की ने कई कंपनी में जाके अपना रिज्यूम दिया, कहीं से तो उसको काफ़ी महीने गुजर गए, लेकिन कहीं से भी कोई जॉब नहीं मिल रही थी। फिर एक जगह उसकी नौकरी लगती है और फिर वो काम पे जाने लगती है। काम पे जब वो जाती है, उसको काम मिल जाता है, तो जो उसकी ड्यूटी होती है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ड्यूटी होती, और तनख्वाह भी कुछ ज़्यादा नहीं होती, इतनी होती है कि वो दिल्ली जैसे शहर में रह के अपना जो किराया है उससे उतना ही दे सकती है, उससे ज़्यादा पैसे नहीं होते। 12,000 उसकी जो होती है तनख्वाह होती है महीने की, उसी पैसे में उसको अपना किराया भी देना है, घर भी चलाना है, और सब कुछ पढ़ाई लिखाई भी जो है अब उसी पैसे में उसको करनी होती है। हालांकि लड़की को बस इतना हो जाता है कि चलो कम से कम मेरे खाने के लिए और रहने का वो जो है उसको पैसे देने के लिए कम से कम मेरे पास किराए और पेट की व्यवस्था हो गई है। फिर इसी तरह और जो बॉस होता है, आप जानते हैं प्राइवेट नौकरियों में कितनी ज़्यादा टेंशन होती है। जो बॉस होते हैं उनका जो कितनी डांट डपट होती है, आपको टाइम से पहुंचना होता है, टाइम से काम करना होता है, और ओवर टाइम भी करना होता है। इसी तरह लड़की वैसे भी हैरान और परेशान थी। फिर जो वो बुजुर्ग आदमी उसे देखता रहता, फिर जब वो लड़की बस स्टॉप पे जाती है, तो वो जो बुजुर्ग आदमी होता है वो उसके पीछे पीछे उसका पीछा करता है। फिर वो बस गीता पकड़ती, वही बस पकड़ के जो बुजुर्ग होता है रामविलास, वो भी उस बस से पकड़कर उसके साथ जाता है। फिर जब वो गीता होती है बस से नीचे उतरती है, तो बुजुर्ग आदमी होता है कि बेटा मैं तुमको काफ़ी समय से देख रहा हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही हो। तो फिर जो गीता होती है बोलती है, अंकल आपको इससे क्या मतलब, मैं परेशान हूँ, मेरी पर्सनल मैटर से आपको क्या लेना देना। तो बुजुर्ग आदमी बोलते हैं, नहीं बेटा मैं तुम्हारे ही पास पालनपुरा गली में रहने वाला हूँ, मैं तुमको अक्सर देखता हूँ, तुम काफ़ी हैरान और परेशान होती, कोई बात हो तो तुम मुझको बता सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, और एक पड़ोसी होने के नाते तुम्हारी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है, और मैं बैंक का रिटायर्ड ऑफिसर भी हूँ। फिर लड़की सोचती है कुछ देर कि हाँ यार, ये आदमी हो सकता है बैंक का रिटायर्ड ऑफिसर भी हो, तो हो सकता है ये कुछ उसकी मदद करे। फिर वो जो लड़की है गीता अपनी कहानी उसको बताती है कि वो गांव की रहने वाली है, और यहाँ पे आके वो शहर में, दिल्ली जैसे शहर में पढ़ रही है, और 3-4 साल उसने प्रतियोगिता परीक्षा की पढ़ाई की, लेकिन कहीं उसकी न कोई सरकारी नौकरी नहीं लग पाई। अब वो उसके पास रहने और खाने के लिए भी पैसे नहीं है, अब इसलिए उसको प्राइवेट जॉब करना पड़ता, और प्राइवेट जॉब में भी जिसकी ड्यूटी है काफ़ी ज़्यादा कड़ी ड्यूटी है, और 9 से 7 उसकी ड्यूटी होती है, और उसे घर लौटते लौटते 9 से 8, 9 से 10 भी बज जाते हैं। अब वो पढ़ाई कब करे, ऐसे में उसको बिल्कुल समय नहीं मिल पाता कि वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे। ऐसे में बस उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है। इतना कह के वो जो लड़की है गीता है रोने लगती है। फिर जो बुढ़ा होता है उसको आश्वासन देता है कि बेटा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मैं आपकी जो नौकरी है वो आपकी, मेरे कुछ लिंक में कुछ ऑफिसर हैं जिनसे मैं बात करके तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा। तो फिर वो लड़की सोचती है कि चलो हो, थोड़ा लड़की को वो मोटिवेट करता है और कहता है, चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाता है। फिर लड़की भी सोचती है कि हाँ यार, हो सकता है ये बैंक के रिटायर्ड ऑफिसर है और 4 चक्का उसके पास गाड़ी होती है, तो उसकी थोड़ा पैसा वैसा देख के, उसकी जो चौंक चमक होती है देख के, वो भी सोचती है कि हाँ हो सकता है ये आदमी के पास सोर्स हो, ये किसी तरह मेरी सरकारी नौकरी लगवा दे। फिर क्या था, फिर वो जो लड़की है उससे दोनों एक दूसरे से नंबर लेते हैं, और वो जो बुढ़ा है उस लड़की को अक्सर कॉल किया करता, और दोनों अक्सर फिर मिला करते थे। कॉफ़ी शॉप बैठकर घंटों बातें किया करते। कोई परेशानी होती तो वो जो बुढ़ा है वो उस लड़की की मदद कर देता। कभी उसको फिर ऐसा ही एक दिन उसको किराया देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, और जो लड़की है उसकी जॉब जा चुकी होती है, तो फिर जो बुढ़ा होता है उसको निस्वार्थ उसकी मदद कर देता है। फिर लड़की को लगता है कि यार ये जो अंकल जी हैं, दादाजी हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर वो जो लड़की है और वो जो बुजुर्ग आदमी होते हैं रामविलास, वो लड़की से उसके सारे डॉक्यूमेंट्स
मंगाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट भेज दो ताकि मैं जो तुम्हारी जॉब के लिए आगे बात कर सकूं। फिर वो लड़की उनसे बातें करती है और फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास होता है, फिर जो रामविलास होता है वो लड़की को कॉल करता है और बोलता है कि बेटा क्या बोलते हैं, जिनसे मैंने तुम्हारी जॉब के लिए बात की है उनको, वो तुम्हारी सरकारी जॉब के लिए उनको कुछ 5 लाख रुपए चाहिए। तो फिर वो लड़की बोलती है कि मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं, मैं इनको 5 लाख रुपए कहाँ से ला के दूंगा। फिर रामविलास बोलते हैं कि तब तो बेटा तुमको फिर नौकरी नहीं मिल पाएगी। अब लड़की हैरान और परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। फिर उसको कुछ समझ नहीं आता है। तो फिर वो जो रामविलास होते हैं उसको एक प्रपोजल देते हैं, उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। फिर जो लड़की गीता होती है वो पूछती है कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो फिर जो रामविलास होता है वो कहता है कि तुमको मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा, तुम मेरी ज़रूरत पूरी करो और मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करूँगा। तो जो लड़की होती है पहले वो बिल्कुल मना कर देती है। फिर रामविलास क्या था, उसे वो काफ़ी दिन फिर उसको कॉल नहीं करता है। वो ये लड़की बोलती नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती, इस तरह के मैं काम नहीं कर सकती, मैं एक छोटे गांव से हूँ और एक काफ़ी अच्छे परिवार से हूँ, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ कि मैं मजबूरी में ये काम करूँ। फिर वो जो था, जो फिर गीता थी, बुढ़े का कॉल आना जो काफ़ी बंद हो गया था और बुढ़े से वो बिल्कुल अलग हो गई थी और उसने भी 2 दिन से फिर बुढ़े से कोई बात नहीं की थी। यहाँ जो है एक गीता होती है, जो उसकी जो प्राइवेट जॉब होती है वो जा चुकी होती है। फिर गीता यहाँ वहाँ भटकती है और काफ़ी मतलब फिर से नई जॉब ढूंढने की करती है, लेकिन वो काफ़ी यहाँ वहाँ तलाश करती है, उसे कहीं कोई जॉब नहीं मिलती है। फिर 1 महीने का जो पिछले महीने का किराया था वो तो उस रामविलास ने दे दिया था। अब उसे कुछ नहीं समझ में आता है कि अब वो क्या करे, यहाँ तक कि उसके पास खाने के लिए भी फिर पैसे नहीं होते। फिर उसे रामविलास की बात याद आती है और वो रामविलास उस बुजुर्ग 70 साल के आदमी को वो कॉल करती है और बोलती है कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन आपको जल्द से जल्द मेरी जो जॉब है वो सरकारी नौकरी आप लगवा देना। फिर वो उसको अपने कमरे पे बुलाता है और उससे शारीरिक संबंध बनाता है। अब वो लड़की भी क्या करे, उसकी मजबूरी थी, वो उससे जब भी वो उसे फ़ोन करके बुलाता वो उससे शारीरिक संबंध बनाता। ऐसे में फिर लड़की हैरान और परेशान थी, उसके पास अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर इसी तरह उसे, फिर जब वो यहाँ तक कि फिर बुढ़ा पहले उसे दिन में 1 बार बुलाता, फिर एक टाइम वो आ गया था कि जब उसे बुढ़ा दिन में 2 बार 3 बार कॉल करके बुलाता और फिर वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। और जब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता तो जो उसके, जब तक उसकी जॉब नहीं लगी थी, जो उसके रूम के खर्चे हैं और जो उसके छोटे मोटे खर्चे होते हैं, वो जो बुजुर्ग आदमी होता है रामविलास बुढ़ा, वो वही जो रामविलास जो होता है वही उसके खर्चे उठाया करता है। तो फिर लड़की इसी तरह क्या बोलते साल बीत जाता है और इसी तरह चल रहा होता है। फिर लड़की को समझ आता है काफ़ी देर के बाद कि जो रामविलास है ये जॉब के नाम पर मुझको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है और मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है। 1 साल हो गया है और ये मेरा से शोषण कर रहा है, ना ही ये मेरी कहीं जॉब लगवा रहा है और ये ना ही कैसे कोई किसी की सरकारी नौकरी लगवा सकता है। ये बात मुझको पहले क्यों नहीं समझ में आई, मैं तो इतनी पढ़ी हूँ लिखी हूँ, सब कुछ मुझे पता है, फिर मैं कैसे इस बुढ़े की बात में आके फंस सकती हूँ। फिर क्या था, लड़की उसको बुढ़े को कॉल करती है और कहती है कि मैं आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, तुमने मेरे साथ शारीरिक शोषण किया, तुम 1 साल तक मेरे साथ मेरे शोषण करते रहे नौकरी के नाम पे और तुमने मुझको ठगा है, बेवकूफ़ बनाया है। फिर उसने वो बोलती है कि तुम मुझे कॉल मत करना, अगर तुम मुझे कॉल करोगे तो मैं तुम्हारी थाने में जाके, दिल्ली थाने में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। फिर वो जो बुढ़ा होता है उसको ठीक है बोलता है, ठीक है हमारा तुम्हारा सारा संबंध आज से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तुम मुझसे एक आखिरी बार मेरे कमरे पे आके मिल लो। फिर वो जो गीता होती है वो उससे आखिरी बार मिलने के लिए रामविलास के कमरे पे जाती है। फिर रामविलास उसको अपने फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता है जिसे देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। जो फ़ोन में वो दिखाता है तो उसकी कुछ, जब उसे संबंध बना रहा होता है तो उसकी न्यूड जो फोटो है और वीडियोस है वो चुपके से हिडन कैमरा लगा के वो सारी फोटोज और उसकी जो वीडियोस होती हैं जो संबंध बना रहे होते हैं दोनों की वो रिकॉर्ड कर लेता है। फिर क्या था, वो वही वीडियो दिखाकर उसको धमकाता कि अगर या तुम पुलिस के पास जाओगी या तुम मेरे पास आने के लिए मना करोगी तो मैं इसको वायरल कर दूंगा। फिर वो लड़की बिल्कुल डर और सहम जाती है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं होता है बुढ़े की बात मानने की। जब वो बुढ़े, फिर उससे क्या था, बुढ़ा उसका और ज़्यादा शोषण करने लगता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि जो गीता होती है वो पुलिस के पास जाने की उसके बाद धमकी दे रही होती है। फिर वो उसे दिन में 1 बार बुलाने की बजाय 2-3 दिन दिन में 2 से 3 बार बुलाता और उसका शारीरिक शोषण करता और उसके साथ यौन संबंध बनाता। और वैसे में जो लड़की थी वो काफ़ी बिल्कुल परेशान, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे।
फिर उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं इस बुढ़े को मैं क्यों ना मार दूँ, क्योंकि इससे तो मुझे छुटकारा नहीं मिल पाएगा। फिर जब बुलाता है अपने कमरे पे, तो गीता अपने कमरे पे जाती है और वो एक पतला सा बिल्कुल धार करके चाकू अपने साथ लेके जाती है। जब वो रामविलास उसके साथ संबंध बनाता है और बिल्कुल जब उसे संबंध बनाते बनाते उसके साथ बिल्कुल खो जाता है, तो वो जो गीता होती है चाकू निकालती है और तेज़ी से उसके गले पे बिल्कुल एक छुरा तेज़ी से वार करती है। और जैसे ही उसके एक छुरा उसके पर तेज़ी से चलाती है, उसकी जो गर्दन होती है वो कट जाती है और तेज़ी से चारों तरफ खून के छींटे आने लगते हैं। फिर ऐसे में जो गीता है, फिर जब वो बुढ़ा देखती है कि बुढ़ा मर चुका है, अब वो बुढ़ा होता है उसके फ़ोन से जो उसकी वीडियोस होती है वो डिलीट कर देती है और वो फिर वो अपने कमरे में आकर रहने लगती है। फिर यहाँ पे जो उसकी बेटी होती है बुढ़े की, उसे कॉल कर रही होती है, तो उसका जो बुढ़ा है, उसका जो पिता है, उसका रामविलास फ़ोन नहीं उठाता है। तो फिर उसके बाद से कुछ घंटे के बाद उसकी बेटी आती है, तो देख के बिल्कुल उसके कमरे में हैरान और परेशान कि ये क्या हुआ। फिर वो चीखने लगती है और मोहल्ले वाले फिर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उसके बाद से पुलिस को फ़ोन जाता है। फिर जब पुलिस आती है तो देखती है और देख कर माजरा समझ जाती है, क्योंकि जो रामविलास होता है बिल्कुल वो नग्न अवस्था में पेट पे पड़ा होता है और उसकी गर्दन पे किसी ने छुरा चलाया होता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम के लिए कोई भेज देती है और अपनी जांच शुरू करती है कि आखिर में जो रामविलास का वो कत्ल किसने किया। फिर लेकिन अब जो है पुलिस को समझ में तो आ गया था कि ये जो मैटर है वो लड़की का मैटर है, और हो ना हो ये जो मैटर है, और वो नग्न अवस्था में तो उतना उसको समझने में देर नहीं लगती है कि ये किसी से संबंध बना रहा था। और फिर वो पूछताछ करती है कि कौन है, किसके संपर्क में, कौन ऐसी लड़की है जिसके ये संपर्क में था। तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो पुलिस है यहाँ वहाँ तलाशती है। फिर जो उसका फ़ोन है, फिर कहीं से कुछ सुराग नहीं मिलता है। फिर वो आस पड़ोस वालों से भी पूछती है कि यहाँ पे कौन आता था जाता था, तो जो आस पड़ोस वाले भी हैं वो भी सीधे साफ इनकार कर देते हैं कि साहब हमें कुछ नहीं पता, हमने किसी को आते जाते या कभी रामविलास को किसी से मिलते जुलते तो नहीं देखा। ऐसे में कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाता है। फिर जो पुलिस होती है वो जो उसका फ़ोन डिटेल होता है, उनकी कॉल डिटेल निकलवाती है कि रामविलास कब कब और किससे बात किया करते थे। फिर वो जो उस जिस नंबर पे वो बात किया करते थे उसकी लोकेशन और वो कितने बजे और कितनी देर किस नंबर पे बात हुई ये पता करवाती है। तो उसमें से एक फिर गीता का नंबर निकलता है जिस पे काफ़ी बात होती है, और उसकी जो मर्डर है, मृत्यु, उससे कुछ आधे घंटे पहले भी गीता से रामविलास की बात हुई थी। तो ऐसे में जो पुलिस का शक है वो गीता पर जाता है और जो पुलिस है वो गीता को अरेस्ट कर लेती है। और जब गीता को गिरफ्तार करती है और गीता से पूछती है तो गीता एक बार में सारी सच्चाई अपनी बयान कर देती है। वो बताती है कि मैं काफ़ी इससे परेशान थी, ये मुझको मेरा शोषण कर रहा था 1 सालों से नौकरी के नाम पे, और मेरे मना करने पर और मेरी उसने कुछ आपत्तिजनक जो वीडियोज़ थी, जो भी हम दोनों ने संबंध बनाए थे, वो वीडियो को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है और मुझे इसी वीडियो से धमकाता है कि अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो मैं तुम्हारी वीडियोज़ वायरल कर दूँगा। तो सारी वो जो भी अपनी कहानी है वो पुलिस वालों को बता देती है। अब कहीं ना कहीं चाहे उसकी कहानी भले ही सत्य थी, उसने मजबूरी में किया और रामविलास उसका फ़ायदा उठा रहा था, लेकिन उसने जुर्म तो किया था, तो उस जुर्म की उसे सज़ा भी मिली। जो पुलिस वाले होते हैं उस पर मुकदमा लिख कर उसे जेल भेज देते हैं। अब जो उसका मुकदमा चल रहा है, अब जो उसकी सही गलत की सुनवाई है वो जज के हाथों में है कि वो कातिल है या नहीं, उसको सज़ा मिलेगी या नहीं। अब ये तो अदालत को तय करना है। तो इससे दोस्तों ये जो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, जो सच्ची घटना थी, इससे आपको क्या सीख मिली? इससे हमको यही सीख मिलती कि हम चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो और कितनी भी परेशान हालत में क्यों ना हो, हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि जो गलत रास्ता होता है वो सिर्फ आपके लिए गलत रास्ता ही नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी वो बर्बाद कर देता है। और एक गलत रास्ते से फिर आप 100 गलत रास्ते चुनते हैं। अगर वो जो गीता होती है पहले ही पुलिस के पास जाके सारी सच्चाई बता देती तो वो जो रामविलास है वो जिंदा भी होता और सलाखों के पीछे होता। गीता है वो कहीं ना कहीं आज बिल्कुल एक अच्छी ज़िंदगी जी रही होती।